हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 से हम शुरू कर रहे हैं और ये 6 की आपके पास हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है हमारा अतीत भाग 1। कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्योंकि ये एनसीईआरटी की पहली क्लास है इसलिए जो है इस क्लास में मैं आपको काफ़ी कम डाटा जो है वो बताने वाला हूँ। कल से हमारे पास डाटा थोड़ा ज़्यादा होगा और हम ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। चैप्टर फर्स्ट आज हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ें, उससे आगे उससे बियॉन्ड ना जाएं। उससे आगे हम कल से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करें। क्योंकि आपको भी पता है ये 6th की बुक है और क्लास 6th की ज़्यादा चीज़ें जो है आपको पता होंगी, बट फिर भी यहाँ पर जो है एनसीईआरटी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको एनसीईआरटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और ये सोच करके तो कभी नहीं पढ़ना है कि ये हमारे पास 6th की बुक है। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आ जाते हैं हम सीधे चैप्टर पर। तो यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं, जैसे क्या क्या हमको इस पुस्तक के अंदर पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें दी होती हैं। किसी भी अध्याय के अंदर परिभाषा, स्रोत, अतिरिक्त जानकारी, उपयोगी शब्द, ये सभी चीज़ें हमारे पास रहता है। तो आते हैं अभी हम सीधे अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है यहाँ पर क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर हमारे पास किस पर बेस्ड है और ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला हमारे पास चैप्टर के अंदर पॉइंट दिया हुआ है कि आप जैसे आपको मैं अगर यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ एक सवाल है और इस सवाल पर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये जानना है कि कल क्या हुआ था तो आप रेडियो सुन सकते हो या फिर आप टेलीविज़न देख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसको याद हो कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन ये कैसे जाना जा सकता है कि बहुत पहले क्या हुआ था, या इसको जानने के लिए हमारे पास कौन से वो तरीके होते हैं। तो हम अतीत के बारे में आ, हम क्या जान सकते हैं या अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय पर बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता लगेगा इसी चैप्टर में कि हम कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो एक अच्छा और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो एक प्रश्न है, लोग कहाँ रहते थे। यहाँ से हमारे पास नोट्स की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो कहीं हमारे पास लिखा हुआ है कि मानचित्र एक यानी पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए और कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आरंभिक लोगों में से जो कुछ कुशल संग्राहक थे या जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, वे अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों से यही संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट भी करते थे।
तो कहीं ना कहीं आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आरंभिक नगर जो थे, यानी सबसे पहले मानव बस्तियां जो शुरू हुई वो नर्मदा नदी के तट पर व्यक्ति ने जो है वो रहना शुरू किया। यहाँ मानचित्र के अंतर्गत आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है, नर्मदा नदी आप जानते हैं। यहाँ आप देखोगे तो ये नदी नर्मदा नदी है जो आपके पास यहाँ से अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और विंध्या पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बहते हुए यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले आरंभिक नगरों की स्थापना हुई, या हम ये कह सकते हैं कि मानव निवास की सबसे पहले पुष्टि वो नर्मदा नदी के तट पर होती है। यहीं अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिखा गया है कि अब आप उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों का पता लगाइए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के क्षेत्र में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ हैं। ये सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ आप देखेंगे अगर मानचित्र के अनुसार, तो ये पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये किरधर की पहाड़ी है, ये सुलेमान की पहाड़ी है, ये पश्चिमी सीमा की कुछ पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, इन पहाड़ियों से हमें क्या पता चलता है? तो सुलेमान और किरधर की पहाड़ी कुछ ऐसे क्षेत्र यहाँ पर हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो दो बातें अभी हमें ध्यान रखनी है। एक तो पहला कि आरंभिक नगरों की स्थापना नर्मदा नदी के तट पर हुई। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ हैं वहाँ सबसे पहले कृषि की शुरुआत हो रही है। लगभग 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना यहीं शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल इन सबको पालतू बनाया, यानी पशुपालन का भी पहला साक्ष्य हमको सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों से मिलता है। अब आप जो है उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियों का पता लगाइए। तो ये आपके पास नर्मदा नदी के पास में अगर आप देख रहे होंगे तो नर्मदा के पास में आपको विंध्यन पहाड़ियाँ दिखेंगी यहाँ पर, और पूरब में आपको गारो पहाड़ियाँ दिखेंगी उत्तर पूर्व में। तो आप इससे ये ध्यान रख सकते हो कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में विंध्यन पहाड़ियाँ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो चावल सबसे पहले इसी क्षेत्र में उपजाया गया। जहाँ चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब विंध्य के उत्तर में आप जैसे जैसे आगे हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद के पास एक स्थान है कोल्डीवा नाम का, जहाँ सबसे पहले चावल की खेती शुरू हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंतर्गत। अब आप देखो तो यहाँ लिखा गया है कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अगर हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे तो सिंधु एक बड़ी नदी है और उस बड़ी नदी के अंदर कुछ छोटी नदियाँ शामिल होती हैं जिन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। तो आपको पूछा जाए कि सबसे पहले नगर जो है वो किस नदी के किनारे यहाँ पर स्थापित हुए, तो यहाँ आप देखोगे तो ये सिंधु नदी का तंत्र है जिसमें आपको सारी नदियाँ दिख रही होंगी। यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ऐसी कुछ नदियाँ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आरंभिक नगरों की स्थापना यहीं पर हुई। अब आप इसी मानचित्र से सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले मानव निवास की पुष्टि जो है कहाँ होती है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे या इसके तट पर होती है। यहीं अगर आप कहेंगे कि सबसे पहले गेहूँ या जौ फसलों को उपजाना कहाँ पर शुरू किया गया था, तो वो आप कह सकते हैं किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों में शुरू किया गया था। वहीं अगर आपको पूछा जाए चावल की खेती, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ या विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में जो है वो चावल की खेती को सबसे पहले शुरू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। और अगर हमारे पास पूछ लिया जाता है कि आरंभिक नगरों की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी, तो वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के तट पर हुई थी। इन्हें हम पंचनद भी कहते हैं, इन्हें हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं। तो पंचनद में आप देखोगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी आती है। खैर ये एक बात का टॉपिक है और इसे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था।
और गंगा और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, तो आप गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मगध। यानी जो आज का बिहार वाला क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, और ये एक बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा का दक्षिणवर्ती भाग मगध के नाम से जाना जाता था। ये एक शक्तिशाली राज्य था और एक विशाल राज्य था। यहाँ शक्तिशाली शासक हुए। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जैसे आप 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मगध हो गया या ऐसे हमारे पास और भी अन्य महाजनपद थे। यहाँ एक पॉइंट हमारे पास जो है वो किनारे दिया गया है जो आपको ध्यान से समझ लेना है। लिखा गया है कि मानचित्र एक दक्षिण एशिया यानी आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे आप अगर इस पूरे मैप को देखेंगे तो ये हमारे पास कहलाता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप से हमारा मतलब क्या है? तो उपमहाद्वीप से हमारा तात्पर्य है आज का वो क्षेत्र जिसके हम कह सकते हैं कि ये वो क्षेत्र है आज का जिसके अंतर्गत हमारे पास ये सारे नगरीय क्षेत्र आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं उपमहाद्वीप का तात्पर्य हो गया यहाँ पर आपका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, या हम यहाँ देख सकते हैं वो श्रीलंका वाला क्षेत्र, या फिर हम भारत के आसपास के अन्य क्षेत्रों पर बात करें तो इन पूरे आसपास के क्षेत्रों को या दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो भारत का मानचित्र है और उसके पड़ोसी देश हैं, ये नदी और समुद्र पहाड़ियों से बाकी एशिया से अलग होता है। तो भारत के साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं इन सबको मिलाकर हम उपमहाद्वीप का दर्जा देते हैं, या इसे हम उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इससे आगे अगर हम यहाँ पर बढ़ें तो कुछ चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि लोगों ने सबसे पहले सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण जोखिम भरी यात्रा होती थी। फिर भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं भी दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करती थी। व्यापारियों के काफिले जाते थे जो मूल्यवान वस्तुओं को लेकर के जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया जाता था। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह या उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो यात्रियों का विवरण कहीं ना कहीं हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आज भी लोग यात्राएं करते हैं। जैसे आप मानचित्र 1 को देखो तो पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो उपमहाद्वीप जब भी बोला जाएगा आपको ध्यान रखना है भारत और इसके पड़ोसी देशों की बात हो रही है। ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव वगैरह ये सभी देश आ जाते हैं। चीन, या फिर मैं कह सकता हूँ अफगानिस्तान, इनको हम शामिल कर लेते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों से बाहर कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो यानी यात्रियों के आवागमन से भी संस्कृति की परंपरा या जो संस्कृति है उस पर एक प्रभाव पड़ा है। आगे अगर हम देश के नाम के बारे में बात करें, यानी अपने देश का जो नाम है इंडिया या भारत, ये कैसे आया है, तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि हम देश के लिए प्रायः
इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये इंडिया या भारत जैसे नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं कह सकता हूँ, आपने एक शब्द देखा इंडस। इंडस जो है वो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिस नदी को अभी हमने बात किया था। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो इंडिया नाम है वो ईरानी या यूनानी लोगों के द्वारा दिया गया है, और ये इंडस शब्द से निकला है इंडिया, यानी इंडस का मतलब होता है आपके पास सिंधु नदी। इसके पूर्व में जो देश था उसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख, अब भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए करते थे। इस समूह का उल्लेख सबसे पहले यानी सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका नाम जो है वो देश के रूप में प्रयोग होने लगा। तो ये देश का नाम को लेकर के यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे इंडिया नाम जो है वो इंडस नदी से आया है, और ये नाम ईरानी या यूनानियों ने दिया है। वो सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस के नाम से जानते थे, और भरत नाम जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के कारण जो है वो पड़ा है। अब यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे तो अतीत के बारे में कैसे जानें, जो हमारा मूल प्रश्न था इस चैप्टर का। यानी आपने देखा कि अगर आपको कोई घटना जो बहुत पुरानी है उसके बारे में जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम बहुत प्राचीन किसी घटना के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इतनी प्राचीन घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्रोत भी प्राचीन होने चाहिए। सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जो है अतीत के स्रोतों के बारे में जान सकते हैं, या इन स्रोतों को लेकर के हम अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पांडुलिपियों के बारे में वर्णन दिया गया है। जैसे अतीत के बारे में हम कई तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कही जाती हैं। मतलब उस दौर में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। तो यानी हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी, इसलिए इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, पांडुलिपियाँ कहा जाता था। अब ये प्रश्न हमारे पास पहले आयोग ने एक बार पूछा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो या आप यहाँ देख रहे हो। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों से या हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो आयोग पहले पूछ चुका है इस क्वेश्चन को कि जो पांडुलिपियां हैं उनको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो पांडुलिपियों को लिखने के लिए बुर्ज की छाल का प्रयोग किया जाता था या ताड़पत्रों का प्रयोग किया जाता था। बुर्ज एक पेड़ है जिसे भोजपत्र भी हम कहते हैं, और ये हिमालयी क्षेत्र में उगता है। जैसा आप यहाँ पर एक पांडुलिपि का चित्र देख सकते हो, इस प्रकार की पांडुलिपियाँ प्राचीन काल में लिखी जाती थी। तो अतीत के बारे में हमको जानकारी पांडुलिपियों से प्राप्त होती है एक तो। दूसरा, हम यहाँ पर देखते हैं कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये लकड़ी की बनी होती थी तो ये नष्ट हो गई समय के साथ साथ। लेकिन फिर भी हमारे पास आज कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ मौजूद हैं जो मंदिरों में, बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधि सभी प्रकार की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ महाकाव्य, कविताएं या नाटक भी लिखे गए हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल भाषा में भी प्रयोग हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राचीन काल में जो प्राकृत भाषा थी उसका प्रयोग आम लोगों के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे तो इसके अलावा, पांडुलिपियों के अलावा हमारे पास इतिहास के स्रोत को
या इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अभिलेख भी है हमारे पास। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी पांडुलिपियाँ तो आपने देखा कि पेड़ की छाल पर लिखी गई होती थी, और जो हमारे पास अभिलेख हैं उन अभिलेखों के लिए अक्सर धातु या किसी कठोर सतह का या पत्थर का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। कभी कभी जो शासक होते थे या जो अन्य लोग होते थे वो अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। आप यहाँ पर एक अभिलेख देख पा रहे होंगे। ये अभिलेख हमारे पास इस प्रकार से मौजूद थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा, रानियों, अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा इन अभिलेखों के माध्यम से रखा करते थे। यहाँ आपको जो अभिलेख दिखाई दे रहा है तो ये अभिलेख के अंतर्गत आप थोड़ा सा इसकी विशेषता में देखेंगे। यहाँ एक कॉलम दिया गया है, तो इस कॉलम को हम देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। आपको पता है कि भारत के इतिहास में अभिलेखों को लिखवाने की शुरुआत करने वाला राजा अशोक था, मौर्य शासक अशोक। तो आप अशोक के बारे में तो डिटेल में अध्याय 8 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है देखते हैं तो एक चीज़ का वर्णन किया गया है, लिपि या अक्षरों का। देखिए, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलते वक्त जब हम प्रयोग करते हैं भाषा का तो वो ध्वनि है, लेकिन जब हम उस ध्वनि को निरूपित कर रहे हैं अक्षर के रूप में तो उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे माना मैंने यहाँ पर क कहा, तो क मैं बोल रहा हूँ जब तक तब तक ये एक ध्वनि है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क लिखो तो आप हो सकता है कि क इस प्रकार से लिखोगे। तो जब आप क ऐसा लिख रहे हो तो ये है देवनागरी लिपि का क। हो सकता है कि किसी और लिपि में क को किसी दूसरे तरीके से लिखा जाता हो। तो ये लिपि है जो हमारे पास प्रदर्शित करती है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से लिखा जाना है। यानी लिपि के अनुसार अगर मैं आपको पूछूं अंग्रेजी में आप क लिखो तो आपने हो सकता है कुछ इस प्रकार से लिख दिया। तो ये हो सकता है कि आप रोमन में लिख रहे हो, अंग्रेजी में लिख रहे हो। तो लिपियाँ क्या करती हैं? लिपियाँ ध्वनि को अक्षर के रूप में निरूपित करती हैं। हम इस अभिलेख को देख रहे हैं और लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। तो ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी या अरमोइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख है ये यूनानी और अरमोइक लिपि के अंतर्गत है। ये आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगा। अशोक का जो कंधार में अभिलेख है उसके बारे में यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये अभिलेख आपका कंधार के अंतर्गत है और ये अभिलेख अशोक का अभिलेख है। इस अभिलेख के अंतर्गत ग्रीक लिपि यानी अरमोइक लिपि का प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा के अंतर्गत यह अभिलेख लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत के बारे में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी जो अभिलेख, पांडुलिपि, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों या फिर हम कह सकते हैं कि इन सभी के अतिरिक्त सिक्कों की छानबीन या खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया और मछली की हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे उनको ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि पुरातत्वविदों को जानकारी जो है वो अभिलेख से, पांडुलिपियों से, या फिर हमने देखा कि सिक्कों से या मिट्टी के बर्तनों से, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पशु पक्षियों के यहाँ पर अवशेष भी ढूंढा करते थे, जिससे उनको ये पता लगता है किसी भी पुरातत्वविद को कि उस दौर में व्यक्ति
किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता था। यहाँ आपको दो चीज़ें चित्र के अंतर्गत दिखाई गई है। ये बाईं ओर आपको जो मिट्टी का बर्तन दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के पात्रों का प्रयोग यानी इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग लगभग 4700 साल पहले होता था। दाईं ओर आपको ये एक चांदी का पतरा सा दिखाई दे रहा होगा। ये चांदी का एक सिक्का है जो आपके पास आगे पीछे दोनों तरफ से हमें दिखाया गया है। तो आज के सिक्के से ये काफ़ी अलग है। अगर आप इस सिक्के को देखेंगे तो ये प्राचीन काल में चांदी का एक सिक्का है। आगे अगर हम देखेंगे तो पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए प्रायः इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी अभिलेख, पांडुलिपि या इन सभी के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में हमें बताते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है। इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो यानी जितने भी हमारे पास पुरातत्वविद या इतिहासकार होते हैं वो स्रोतों के आधार पर इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी इतिहास की है। स्रोत के आधार पर ही इतिहास तय होता है। अब अतीत एक या अनेक, यहाँ पर एक प्रश्न है। जैसा आपने इसकी बुक का टाइटल भी देखा होगा तो उसका नाम है हमारे अतीत पर आपका ध्यान गया होगा। तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। आप हिस्ट्री कहोगे तो हिस्ट्री अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थी। भाई पशुपालकों के लिए अलग जीवन था, कृषकों के लिए अलग जीवन था, राजा रानियों के लिए अलग जीवन था। इसलिए हम हमारे अतीत यानी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। व्यापारियों का वर्ग आ जाता है, शिल्पकारों का वर्ग आ जाता है। तो अतीत जो है वो केवल और केवल किसी एक पक्ष का नाम नहीं है। अतीत बहुत सारे अलग अलग पक्षों का नाम है। अगर यहाँ देखें हम तो व्यवहार इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, रीति रिवाजों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखोगे तो यहाँ ट्राइब्स एरिया है। ज़्यादातर लोग मछलियाँ पकड़ करके, शिकार करके या फल फूल का संग्रह करके जो है इस प्रकार से अपना जीवन आज भी निर्वाह करते हैं। यहीं अगर हम शहरों में देखेंगे तो शहरों में रहने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। इस तरह के भेद हमें अतीत में भी दिखते थे। अतीत में भी सभी लोगों के लिए एक प्रकार का या एक समान समाज हमको जो है वो नहीं देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद ये है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी हम ये तो देखते हैं कि राजा लोग जो थे वो अपना अभिलेख वगैरह लिखवा देते थे, वो अपनी पांडुलिपियाँ लिखवा देते थे, जिससे हमें उनके बारे में ये तो पता चल जाता है कि किस राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी या लड़ाइयों में राजाओं ने क्या क्या कार्य किए। ये सब हमें राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में पता चल पाना बहुत सामान्य बात है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखेंगे तो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो इससे हम जो है बहुत ज़्यादा लिखित तौर पर ये नहीं पता लगा सकते कि इन लोगों का जीवन जो है कैसा था। तो इनके लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, फिर उस चीज़ का प्रयोग किया जाता है जिसको पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व से ही हम जो है पता लगा सकते हैं, यानी जो अवशेष हमारे पास मिलेंगे, जो अन्न के दाने वगैरह हमारे पास मिलेंगे, उससे पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें विद्यमान रही होंगी इन सभी वर्गों के पास। अब बात आती है यहाँ पर तिथियों का मतलब से लेकर के। तो सबसे पहले तिथियों का मतलब को आप थोड़ा सा समझ लेंगे। इतिहास में आपने दो प्रकार से तिथियों को देखा होगा। एक देखा होगा आपने ईसा पूर्व और एक देखा होगा आपने ईसवी। तो ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसा पूर्व की घटनाएं उल्टे क्रम में चलती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो आपको माना कोई एक उदाहरण मैं ले लूँ। मैंने आपको पूछा कि ये बताओ मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला, तो आप कहोगे मौर्य साम्राज्य 383 ईसा पूर्व से लेकर के और आपका 189 ईसा पूर्व तक चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ घटना उल्टे क्रम में चल रही है। देखोगे आप तो 383 से 189 ईसा पूर्व, यानी हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। अब ये घटते हुए क्रम में ईसा पूर्व की घटनाएं क्यों आती हैं?
वो इसलिए घटते हुए क्रम में आ रही हैं क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए कि हमारा ईसा पूर्व से तात्पर्य है कि ईसा मसीह के 383 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ और ईसा मसीह के जन्म से 189 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब आप इस बात को थोड़ा 2 से 3 बार ध्यान से समझिए तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये घटनाएं उल्टे क्रम में क्यों लिखी जाती हैं। जैसे माना अगर मैं आपसे पूछूं कि आज किसी का जन्म हुआ, ये आज किसी के जन्म की रेखा मान लेते हैं, और मैं बोलूं कि आप ये बताइए कि आज से 10 दिन पहले, तो आज से 10 दिन पहले के लिए आपने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, और मैं कहूँगा कि आज से 5 दिन पहले, तो आप 5 दिन पहले के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो अगर आपसे पूछें तो आज से मतलब 10 दिन पहले, तो आप क्या कहोगे इस बीच के समय को, ये 10 से 5 दिन के बीच के समय को, तो आप कहोगे आज से 10 से 5 दिन पहले। तो पहले क्या आएगा 10 दिन, फिर क्या आएगा 5 दिन। तो ऐसे जो है घटनाएं उल्टे क्रम में चलती हैं ईसा पूर्व की। और ईसवी की घटनाएं क्योंकि ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को जो है हम जैसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं उस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ आप ईसवी, और अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को जो है क्लास में इसके बारे में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। अंग्रेजी में ईसा पूर्व को बीसी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पूर्व। कभी कभी एडी लिखा हुआ मिलता है, यानी ईसवी जो होता है उसको एडी लिखा हुआ मिलता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्द हैं जिनका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह का जन्म वर्ष। कभी कभी एडी की जगह सीई या एडी की जगह सीई या बीसी की जगह, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। इन शब्दों का प्रयोग हम जो है देखने के लिए करते हैं। आज कैलेंडर बहुत सामान्य बात है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें तो वही ठीक है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना सभी को समझ होती है। फिर भी अगर किसी को तिथियों को लेकर के कोई डाउट होगा तो वो ज़रूर मेरे से इस बारे में बताए। अब आपने अभिलेख वगैरह के बारे में देखा, जैसे आपने देखा कि अभिलेख वगैरह से क्या क्या चीज़ें हमने देखी। कठोर सतहों पर ये उत्कीर्ण करवाए जाते थे। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आया है। पहले जो भाषा प्रयोग होती थी अभिलेखों में और वर्तमान समय में, मतलब जो धीरे धीरे बाद में आधुनिक काल में भाषा प्रयोग होने लगी, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमको देखने को मिला। तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एक प्रकार का आपके पास अभिलेख का चित्र इसके अंतर्गत दिया गया है। अब आप इस अभिलेख के चित्र को ध्यान से देखो तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ें समझ जाओगे। यहाँ लिखा गया है कि इस प्रकार से एक अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जहाँ 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। तो मिस्र के अंतर्गत क्या था, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषा और लिपियों में, यानी यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कारतूस। इसके बाद कुछ विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एल अक्षर जो है वो शेर के लिए और ए अक्षर चिड़िया के बने चित्र के लिए प्रयोग होते हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए
विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो वो आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। यानी जैसे डिनोट कर दिया है यहाँ पर एल अक्षर से लॉयन को डिनोट कर दिया है, शेर को दिखाया है, यहाँ पे ए अक्षर से जो है वो चिड़िया को दिखाया है। तो फिर उसके बाद हम इस अभिलेख को आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हम पढ़ सकते हैं कि भाई ये शेर है, ये चिड़िया है, इस प्रकार से हम इनको नाम दे देंगे अभिलेखों के अंतर्गत। तो ये कोई बहुत खास नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगर आपको मैं पूछूं कि ये जो पहला एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ नर्मदा घाटी का आप किससे यहाँ पर मिलान करोगे, ये मिलान का प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि हमने मगध के बारे में पढ़ा, मगध पहला बड़ा राज्य है। गारो खासी के गारो पहाड़ियों के बारे में पढ़ा, यहाँ हमको आरंभिक कृषि का जो है वो प्रमाण मिलता है। ठीक हो गया। यहाँ हम नर्मदा घाटी के अंतर्गत पढ़ते हैं आखेट और संग्रहण का जो है हमको सबसे पहले जानकारी वगैरह मिलती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे आप कह सकते हो कि सिंधु या इसकी सहायक नदियां हैं, तो यहाँ सबसे पहले 2500 वर्ष पूर्व जो है वो कुछ नगर स्थापित हुए थे। इस प्रकार से आप इसको जो है मिला सकते हो। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व पूरे। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर 4700 साल पहले। गंगा घाटी में नगर जो मगध है, अच्छा ये मगध जो है आपका गंगा घाटी का नगर है। इस प्रकार से आप देख लेते हैं गंगा घाटी के अंतर्गत पहला नगर मगध, और वर्तमान से 2000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको जो जो चीज़ें लगती है इम्पोर्टेंट नोट करने वाली, वो आप नोट कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2, और कल हम जो है ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग इसके रिलेटेड नोट्स ज़रूर बना लें, और अगर इसको लेकर के कोई डाउट है तो उसको कल ज़रूर डिस्कस करेंगे।